इस यूनिट में हम कॉलोकेशंस का यूज़ पढ़ेंगे। कॉलोकेशंस से होते क्या हैं और कैसे यूज़ होते हैं ये, और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, पहले तो कॉलोकेशंस जो है वोकेबलरी का ही एक पार्ट है। चलिए देखते हैं कॉलोकेशंस क्या होते हैं। Collocations is a pair of group of words. Collocations, a collocation is a pair or group of words. Collocation एक तो या जोड़ा होता है या वर्डों का कोई ग्रुप होता है that are often used together, जो साथ साथ यूज होता है, साथ साथ यूज होगा। These combinations sound natural to native speakers. अब जब ये कॉम्बिनेशन अगर सही होगा तो कहने का मतलब ये है कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके लिए वो नेचुरल रहेगा, वो समझ जाएंगे कि जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब सही तरीके से बोला गया ये सेंटेंस और सही तरीके से उसका यूज किया गया वर्ड्स का। बट स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश हैव टू मेक अ स्पेशल एफर्ट टू लर्न देम। लेकिन जो इंग्लिश सीखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सीखने के लिए, उनको सीखने के लिए थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। बिकॉज दे आर ऑफन डिफ़िकल्ट टू गैस, क्योंकि ये आसान नहीं होते कौन सा वर्ड किसके साथ कॉलोकेट या कंबाइन होगा। सम कॉम्बिनेशन जस्ट साउंड रॉन्ग, कुछ वर्ड का कॉम्बिनेशन गलत होता है आपका। हर वर्ड हर किसी के साथ आपका वो कंबाइन नहीं होगा और यूज़ नहीं हो सकता किसी के साथ। नेटिव स्पीकर इंग्लिश जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए ये एक तरीके से गलत होगा वो। फॉर एग्जांपल जैसे एडजेक्टिव जो फास्ट है आपका, वो कॉलोकेट विद कार्ड्स के साथ कॉलोकेट होती है, यानी कंबाइन होती है। फास्ट कार्स हो सकता है, लेकिन जो फास्ट है वो ग्लेंस के साथ नहीं होगा, बट नॉट फास्ट ग्लेंस। ग्लेंस का मीन है झलक, एक तरीके से कोई जल्दी एक तुरंत किसी का हम जब थोड़ा सा कैप्चर करते हैं, आंखों से कुछ झलक देखते हैं, तो कॉलोकेट फास्ट ग्लेंस के साथ नहीं होगी। अब इसमें कॉलोकेट का मतलब है कोई दो पेयर या दो वर्ड आपके साथ साथ यूज हों। जैसे फास्ट जो है कार्स हो सकती है, फास्ट कार्स हो सकती है, लेकिन क्विक का मतलब भी फास्ट होता है, लेकिन क्विक कार के साथ नहीं यूज होगा, ये गलत हो जाएगा। हालांकि समझ में तो आएगा, लेकिन वो गलत होगा इधर नेटिव स्पीकर्स के लिए, और वैसे भी गलत होगा आपका। अपन हिंदी से एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक वर्ड है आपका जल। अपन जल भी पानी को ही बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं और नीर भी बोलते हैं, तो उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग यूज है। अगर हम ये कहें कि जो नाले में जल भरा है तो थोड़ा ये ऑड लगेगा। हालांकि जल का मतलब पानी होता है, लेकिन वो नाले से कॉलोकेट नहीं होगा, क्योंकि जल जो है पवित्र जगह के लिए यूज होता है, तो पवित्र जल हो सकता है गंगा जल, गंगा पानी नहीं होगा गंगा का। तो अगर वो धार्मिक थोड़ा जगह पर यूज हो तो वहाँ जल यूज होगा। ऐसे इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो किसी दूसरे वर्ड के साथ कॉलोकेट होते हैं। जैसे फास्ट जो है, फास्ट का मतलब भी तेज है, क्विक का मतलब भी तेज है, दोनों का मतलब तेज होता है। लेकिन कार के साथ फास्ट यूज होगा, फास्ट कार्स होगा, क्विक कार्स नहीं होगा, जबकि क्विक का मतलब भी तेजी से, जल्दी से। फास्ट फूड हो सकता है, क्विक फूड नहीं होगा। तो ये जो फास्ट है वो कार के साथ ही कॉलोकेट होती है, कंबाइन होगी आपकी, वो नेचुरल लगेगा। अब क्विक जो यूज हो वो ग्लेंस के साथ यूज हो सकता है, फास्ट नहीं होगा। लेकिन देखो इन्होंने मना किया कि फास्ट जो है कार के साथ यूज होगा, लेकिन ग्लेंस के साथ नहीं होगा यहाँ यूज। ऐसे क्विक आपका जो है ग्लेंस के साथ यूज होगा, लेकिन फास्ट ग्लेंस के साथ यूज नहीं होगा। अब फास्ट ग्लेंस नहीं होता, अब क्विक ग्लेंस होता है। क्विक ग्लेंस का मतलब एक झलक, तुरंत एक झलक आपने ले ली। क्विक मील हो सकता है,
फास्ट मील नहीं होगा, ठीक है। हर वर्ड आपको ये एक अच्छी गुड डिक्शनरी अगर मैं सजेस्ट करूँ, लॉन्गमैन है, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज लर्नर्स डिक्शनरी है, ये अच्छी डिक्शनरी खरीदिए। ये कोई अमर उजाला वगैरह ये ना खरीदें, उसमें क्लियर आपके जो है ये आपके कॉलोकेशंस दिए रहते हैं। लर्निंग कॉलोकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग द वोकेबलरी ऑफ अ लैंग्वेज। अब कॉलोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम वोकेबलरी किसी भी लैंग्वेज की सीखते हैं, कौन सा वर्ड किसके साथ यूज होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में। सम कॉलोकेशंस आर फिक्स, कुछ तो फिक्स रहते हैं भाई और किसी के साथ यूज नहीं होंगे, और जो वो ये कह लीजिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो किसी और के साथ कॉलोकेट नहीं होंगे। जैसे टेक अ फोटो यूज होगा आपका, फोटो के साथ और कोई वर्ब यूज नहीं होगी, तो फोटो लेने के लिए टेक ही यूज होता है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग कॉलोकेशन है, यानी आपका फोटो के साथ कोई दूसरी वर्ब यूज नहीं होगी। वेयर नो वर्ड अदर देन टेक कॉलोकेट विद फोटो, यहाँ ये बोला गया है कि जहाँ कोई दूसरा वर्ड, नो वर्ड, ठीक है, कोई दूसरा नो वर्ड अदर देन टेक, टेक के अलावा कोई दूसरा वर्ड जो कॉलोकेट नहीं होगा फोटो के साथ, ठीक वही सेम मीनिंग देने के लिए, खींचने के लिए, फोटो लेने के लिए। सम कॉलोकेशंस आर मोर ओपन, कुछ ऐसे ओपन होते हैं जिन्हें ओपन कह लीजिए। ओपन आपके कॉलोकेशन से वो होते हैं जो, जैसे आपकी फोटो है, फोटो के साथ टेक भी यूज हो रही है, कोई दूसरी वर्ब भी फोटो के साथ वही सेम मीनिंग देने के लिए यूज अगर हो सकती है, तो वो कॉलोकेशंस आपका ओपन कॉलोकेशंस होगा। स्ट्रॉन्ग कॉलोकेशंस वो होता है जो आपका एक ही किसी वर्ड के साथ कॉलोकेट करे। तो यहाँ देखिए वो ओपन कॉलोकेशन होगा वेयर सेवरल डिफरेंट वर्ड्स में बी यूज टू गिव अ सिमिलर मीनिंग। तो साफ साफ यहाँ कह दिया है इन्होंने कि अगर कोई दूसरा वर्ड भी, ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं जो उसके साथ यूज हों तो वो सिमिलर मीनिंग दे सकते हैं। सिमिलर का मतलब मिलता जुलता या वही मीनिंग दे सकते हैं अगर कोई दूसरा वर्ड यूज कर दिया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर इन्होंने ये कॉलोकेशंस यहाँ दिया है, इसमें कीप टू एंड स्टिक टू रूल्स के लिए यूज किया है। कहने का मतलब ये है कि जो द रूल्स है और उसके लिए जो स्टिक टू और कीप टू, ये वर्ब है, आपका वर्ब फ्रेज है। ये दो वर्ब कीप टू और स्टिक टू वो रूल्स के लिए कॉलोकेट कर सकती है दोनों, यानी ये ओपन आपका कॉलोकेशन है। ओपन का मतलब ये कि रूल के साथ आपकी ये भी सेम मीनिंग देने के लिए यूज हो सकता है और कीप टू ये भी सेम मीनिंग देने के लिए यूज हो सकता है, तो ये ओपन हो गया। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फोटो लेने के लिए टेक का यूज होगा, कोई दूसरी वर्ब यूज नहीं होगी सेम मीनिंग देने के लिए, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉलोकेशन है। समझ में आ गया? यहाँ कॉलोकेशन का मतलब है कोई ऐसा वर्ड, दो ऐसे कॉम्बिनेशन जो नेचुरल मीनिंग दें, जो करेक्ट हो यूज होने में साथ साथ। अब फोटो लेने के लिए टेक ही यूज होगा, अब डू अ फोटो नहीं हो सकता, मेक अ फोटो नहीं हो सकता, सेम मीनिंग देने के लिए। Here are some more example of collocations, या और एग्जाम्पल दिए गए हैं collocations के लिए। देखिए we must take and we must make an effort। अब effort का मतलब है प्रयास करना, effort मतलब थोड़ा जोर लगाना, यानी कहने का मतलब है किसी काम को करने के लिए थोड़ा सा फोकस करना या ज़्यादा एफर्ट लगाना, तो वहाँ मेक यूज होगा, मेक एन एफर्ट। या कुछ और कॉलिकेशंस दिए गए, उन्होंने बोला है कि यू मस्ट मेक एन एफर्ट, तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा यानी प्रयास करना होगा और स्टडी करनी होगी अपने एग्ज़ाम के लिए, थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना होगा और पढ़ना भी होगा एग्ज़ाम के लिए। अब डू यूज़ नहीं होगा एफर्ट के लिए, यानी डू मतलब करना होता है और मेक, अब जैसे गलती करना, तो गलती करने के लिए अपन मेक यूज़ लगाएंगे, जबकि डू मतलब भी करना होता है, तो गलती करना डू मिस्टेक समझ में तो आ जाएगा, लेकिन वो
नेचुरल नहीं रहेगा, समझ में तो आ सकता है। तो मेक एन एफर्ट, डू एन एफर्ट नहीं होगा, ये इसके डू वर्ब जो है एफर्ट के साथ कोलोकेट नहीं होगी, ठीक है, मना किया है उन्होंने। डिड यू वॉच टीवी, टीवी देखने के लिए मोस्टली अपन ज़्यादातर वॉच का यूज़ करेंगे। लास्ट नाइट, इसमें पूछा है कि आपने पिछली रात टीवी देखी थी, तो लुक एट यूज़ नहीं होगा, लुक एट का मतलब ध्यान से देखना, टीवी के लिए लुक एट यूज़ नहीं होगा, वॉच यूज़ होगा। तो ये वॉच है टीवी के साथ कोलोकेट हो सकता है, कंबाइन होगा, लुक नहीं होगा। अब देखिए, दिस कार हैज़ अ वेरी पावरफुल इंजन, इस कार का बहुत ही पावरफुल इंजन है ये, ठीक है, इस कार का बहुत ही ताकतवर इंजन है। तो पावरफुल इंजन होगा, जबकि पावरफुल यानी दमदार इंजन कह लीजिए या स्ट्रॉन्ग भी कह लीजिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंजन के लिए यूज़ नहीं होगा, मना किया ना। तो पावरफुल इंजन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इंजन नहीं होगा, जबकि पावरफुल का मतलब भी ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब भी ताकतवर होता है, लेकिन ये इसके साथ कोलोकेट नहीं होगा। क्लियर? अब आगे देखिए, इट कैन डू 200 किलोमीटर एन आवर, इट का मतलब है ये पावरफुल इंजन, ये जो है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, यानी ये इसमें क्षमता है 200 किलोमीटर की चलने की, ठीक है, ये पावरफुल है इस वजह से। देयर आर सम एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, एंशियंट मतलब प्राचीन, ठीक है, तो देयर आर सम एशियन मॉन्यूमेंट्स नियर बाय, आसपास कुछ प्राचीन मॉन्यूमेंट्स हैं, उसे मारते हैं। नॉट एंटिक, एंटिक का मतलब भी कोई एशियन जैसा ही निकलता है, एक सेम मीनिंग उस जैसा ही होता है, लेकिन मॉन्यूमेंट्स के साथ कोलोकेट नहीं होगा ये एंटिक, एंड ये एंशियंट ही यूज होगा। क्लियर है? आगे देखिए, समटाइम्स अ पेयर ऑफ वर्ड्स मे नॉट बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, कभी कभी कुछ ऐसा पेयर होता है वर्ड का जो पूरी तरीके से गलत नहीं होता है। पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट, अगर यूज किया जाए तो लोग उसे आसानी से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। बट इट मे नॉट बी द नेचुरल, लेकिन नेचुरल नहीं होता वो, हालांकि यूज करने में समझ में तो आ जाता है, लेकिन नेचुरल नहीं होता, करेक्ट नहीं होता। नॉर्मल कॉलोकेशन ना तो नेचुरल होगा, नॉर्मल कॉलोकेशंस होगा, वो बना दिया जाएगा, समझ में तो आ जाएगा अगर नहीं किसी को पता है। जैसे अगर ये कोई व्यक्ति कहता है, इफ़ समबडी सेज, अगर कोई ये कहता है, आई डिड अ फ्यू मिस्टेक्स, मैंने कुछ गलतियां कर दी थी, तो डू का मतलब करना होता है, तो वहाँ डिड लगा दिया उसने, पास्ट में यूज हुआ ये सेंटेंस, तो आई डिड अ फ्यू मिस्टेक्स। समझ में तो क्लियर आ रहा है कि भाई वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने कुछ गलतियां की थी। दे विल बी अंडरस्टूड, तो उसका मतलब है उन लोगों को हम समझ तो सकते हैं, बट अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, अगर कोई फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश यानी कोई इंग्लिश की स्टडी करने वाला होगा, वुड प्रोबेबली से, तो वो यही कहेगा कि आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स, मैंने कुछ गलतियां की थी। तो ये आपका करेक्ट है, हालांकि ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन कॉलोकेट नहीं होगा डू मेक के साथ आगे, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये कंपाउंड आपके वर्ड हो गए, कंपाउंड यानी कॉलोकेशंस हो गए, यानी कंपाउंड नहीं कहेंगे, कंपाउंड का मतलब तो और है। तो ये दोनों आपके जो कॉलोकेट होते हैं एक दूसरे के साथ, वर्ड जो यूज होते हैं एक दूसरे के लिए, वो आपके कॉलोकेशंस कहलाते हैं, जो नेचुरली आपके हों। अब कंपाउंड देखिए, कंपाउंड क्या होता है, वो भी एक पेयर होता है वर्ड का, ईडीएम भी पेयर या ग्रुप होता है वर्ड का। अब इन दोनों में क्या अंतर है देखो, कंपाउंड्स आर यूनिट्स ऑफ मीनिंग फॉर्म्ड विद टू और मोर वर्ड्स, कंपाउंड का मतलब भी होता है, कंपाउंड वो होते हैं यूनिट्स ऑफ मीनिंग फॉर्म्ड बाय टू और मोर वर्ड्स, यानी दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर कोई एक यूनिट बने, उसका कोई मीनिंग निकले, दोनों को मिलाकर, सेपरेट सेपरेट नहीं, दोनों को मिलाकर एक वर्ड,
एक मीनिंग दे आपकी, यानी कुछ पूरा ग्रुप मिलकर या दो वर्ड मिलकर एक मीनिंग दें तो वो कंपाउंड्स कहलाएंगे। देखिए, समटाइम्स द वर्ड्स आर रिटन सेपरेटली, और ऐसे कंपाउंड कभी कभी तो अलग अलग लिखे जाएंगे, लिखे रहते हैं, और कभी कभी उनके बीच में हाइफन होता है। ठीक है, जैसे ये आपका हाइफन, बीच में हाइफन मिलेगा दो, यानी नैरो माइंडेड के बीच में हाइफन जरूर होगा, ये करेक्ट है आपका। तो कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो सेपरेट ही अलग अलग होंगे, जैसे कार पार्क, ठीक है, और कुछ के बीच में हाइफन होगा। समटाइम्स दे आर रिटन एज वन वर्ड, और कभी कभी दो वर्ड एक ही मिलकर वर्ड बन जाएगा, जैसे ये नीचे देखिए, शू और लेस, शू लेसेस। तो ये शू है ना, वो आपका जूता हो गया, और ये आपके फीते हो गए, तो शू लेसेस। तो ये दोनों को कंबाइन कर दिया, दो नाउन को कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया आपका। तो कभी कभी सेपरेट में मिल जाएगा, हालांकि ये एक दोनों मिलकर एक ही अर्थ निकालेगा, अलग अलग नहीं होगा, ध्यान रखना ही। और पोस्ट ऑफिस यानी वो बिल्डिंग जहाँ पर पोस्ट मिलती है, डाली जाती है, जहाँ काम होता है, तो एक ही मीन दे रहा है आपका, ये दो वर्ड मिलकर। तो ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गए। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, हाँ, यूजुअली द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड कैन बी गेस्ड बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। आसानी से समझा जा सकता है कि अगर हम दोनों वर्ड के मीनिंग अगर एक वर्ड का जानते हैं तो आसानी से समझा जाता है, समझ जाओगे आप आसानी से। ठीक है, कार पार्क समझ जाओगे कि जो पार्क है वो कार का है, जो ऑफिस है वो पोस्ट की है, और जो माइंडेड है वो कैसा है, नैरो माइंडेड है, सीमित यानी छोटी सोच वाला व्यक्ति। और शू यानी लेसेस हैं वो किसके, शूज के हैं। और वो जो पॉट है आपका वो किसका है, टी का, टी पॉट। तो आराम से समझ में आ सकती है कंपाउंड नाउन। अब इसमें पहला जो नाउन है वो एडजेक्टिव का काम करता है, ये जब कंपाउंड नाउन डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ हम बताएंगे आपको। ठीक है, आगे देखिए, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू सेपरेट कॉलोकेशंस। और इन्होंने यहाँ बोला है कि हमेशा आसान नहीं होता कॉलोकेशन को सेपरेट कर दें, इन कंपाउंड्स को, ठीक है, सेपरेट कर सके अपन। सेपरेट अलग अलग नहीं होंगे वो, ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई कुछ और रख दिया आपने, ठीक है, ये कहीं और यूज कर दिया, ये कहीं सेंटेंस में अलग, नहीं, वो दोनों ही साथ साथ मूव होंगे। एंड वेयर दे आर यूजफुल फॉर लर्नर्स और एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वोकेबलरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वोकेबलरी और इंग्लिश सीखने वालों के लिए, क्योंकि वोकेबलरी वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी लैंग्वेज के लिए और किसी टॉपिक। फॉर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वोकेबलरी ऑफ अ टॉपिक, किसी भी टॉपिक की वोकेबलरी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपके। वी इंक्लूड सम कंपाउंड्स इन दिस बुक टू, इस बुक में हम काफ़ी कंपाउंड और देखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंक्लूड किए इन्होंने कुछ कंपाउंड इस बुक में भी। अब ये तो हो गया कंपाउंड नाउन, दो नाउन मिलकर कोई एक अर्थ दें। इसमें दो अर्थ नहीं होंगे कि कार अलग है पार्क अलग है, हम कार भी की बात कर रहे हैं पार्क की बात करें, नहीं। जो पार्क है लास्ट वाला, जो पहला एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, दूसरे के हिसाब से अर्थ निकलेगा, यानी जो पार्क है वो कार का है, ऑफिस है जो पोस्ट की है। ठीक है, ऐसे ही माइंडेड, नैरो माइंडेड है। क्लियर है, आगे देखो, इडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, और ये फिक्स रहते हैं। अपन ऐसे तो बना लेंगे, ये कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन ये वर्ड आपके फिक्स रहते हैं, इन्हें अपन नहीं बनाएंगे। ये कहावतें, ईडियम्स का मतलब कुछ कहावतें होती हैं, वो फिक्स रहती हैं, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर में ये यूज होते हैं आपके। दैट हैव अ मीनिंग दैट कैन नॉट बी गेस्ड बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें अलग अलग वर्ड का अगर हम मीन भी जानते हैं तो हम इसकी मीनिंग को गैस नहीं कर सकते। कोई पास का भी अगर मतलब जाने, बक का मतलब जाने, तो इनके हिसाब से अगर हम सेंस निकालें तो बिल्कुल अर्थ नहीं निकलेगा उसका, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, इनका अर्थ देखना पड़ेगा आपको डिक्शनरी में, याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, इडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
groups of words in a fixed order that have a meaning that cannot be guessed by knowing the meaning of individual words. For example, pass the buck. जैसे इन्होंने एक idiom दिया है, pass the buck. ये आपका कंपाउंड नहीं है, आप ये कहो कि ये दो वर्ड है, नहीं, idiom भी होता है दो वर्ड्स का. Is an idiom meaning to pass. अब इसका क्या मतलब है, देखो, मीनिंग है टू पास रिस्पॉन्सिबिलिटी for a problem to another person to avoid dealing with it oneself. पास द बक का मतलब है कि अपनी आफत किसी दूसरे पर डाल देना, किसी चीज़ से बचने के लिए. कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ जिम्मेदारी, या ये कह लीजिए कि किसी मुसीबत से बचने के लिए आपने अपनी उसको बचने के लिए किसी और की तरफ वो डाल दिया, पास कर दी वो जिम्मेदारी. यानी वो जिम्मेदारी जिसमें कोई प्रॉब्लम आए उसे बचने के लिए आपने किसी और को पास कर दी. तो कहने का मतलब है टू पास रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ प्रॉब्लम टू अनदर पर्सन. एक जिम्मेदारी, किसी प्रॉब्लम की जिम्मेदारी हो, क्या या कोई समस्या, कोई जिम्मेदारी हो आपकी, वो किसी दूसरे पर आपने डाल दी ताकि आप उसे अवॉइड कर सके, डील करते. ठीक है, आप उसे अवॉइड कर दें. नेक्स्ट आगे देखिए. वी डील विद idioms in detail in the book English idioms in use in this series. एक और बुक है idioms in use, वो भी हम आपकी जो है स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे. ये तो collocations in use है, कैम्ब्रिज वालों का पब्लिकेशन से. उसमें भी हम पढ़ेंगे idioms in use. idioms क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे यूज होंगे, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे उसको, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आएंगे कैसे बनते हैं idiom. बने फिक्स रहते हैं लेकिन यूज कैसे होते हैं, देखिए अब आगे. अब ये तो हो गया idiom. कॉलोकेशंस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होती है, idioms क्या होते हैं. अब वाई लर्न कॉलोकेशंस. अब कॉलोकेशंस इन यूज ये बुक है आपकी, तो हम कॉलोकेशंस क्यों भाई लर्न करें, क्या जरूरत है इनको लर्न करने की. तो देखिए, लर्निंग कॉलोकेशन इज अ गुड आइडिया बिकॉज दे कैन. कॉलोकेशन याद करना बहुत ही एक अच्छा आइडिया है क्योंकि दे कैन, क्योंकि वो आपको गिव यू द मोस्ट नेचुरल वे टू से समथिंग. आपको एक नेचुरल तरीका देते हैं किसी चीज़ को कहने का, वर्ड नहीं लगता वो. जैसे हिंदी में भी है, आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था वाटर का, पानी का. इस देखिए इन्होंने बोला जैसे स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन. फॉरबिडन का मतलब प्रोहिबिटेड, बिल्कुल मना है. स्ट्रिक्टली का मतलब बिल्कुल मना है भाई. स्मोकिंग जो है, धूम्रपान करना सख्त मना है, स्ट्रिक्टली. इज मोर नेचुरल देन, इससे ज़्यादा नेचुरल, यानी ये सही है. ये भी कह सकते हो स्ट्रांगली फॉरबिडन, बिल्कुल मना है, स्ट्रांगली. तो स्ट्रांगली आपका सही यूज नहीं है फॉरबिडन के लिए. स्ट्रिक्टली सही है, फॉरबिडन के लिए यूज होगा, कोलोकेट होगा, स्ट्रांगली नहीं होगा. तो स्मोकिंग जो है स्ट्रांगली फॉरबिडन है. ये नेचुरल इतना नहीं जितना कि ये नेचुरल है. समझ में तो आ जाएगा, लेकिन ये नेचुरल है आपका. आगे देखिए. तो कहने का मतलब ये है कि कॉलोकेशन आपको मोर नेचुरल मीनिंग देते हैं किसी वर्ड के यूज करने का. गिव यू अल्टरनेटिव वे ऑफ सेइंग समथिंग. कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी किसी चीज़ को कहने का आपको तरीका देते हैं वो. विच में बी मोर कलरफुल, जो आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बोलने में लगेगा, इम्प्रेसिव लगेगा और मोर प्रीशियस लगेगा, प्रिसाइज. ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा, थोड़ा निखार होगा आपकी इंग्लिश में, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग. अब कोई चीज़ रिपीटेशन का भी अवॉइड कर सकते हो, यानी वेरी की जगह आप जो है रिपीट ना करना चाहो तो आप क्या लगा दो, देखिए इधर. इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत जो है ठंड थी. वेरी कोल्ड, वेरी डार्क. ठीक है, वेरी को अगर बार बार थोड़ा लग रहा है कि वेरी कॉमन वर्ड है, तो कुछ अच्छा हम यूज़ करें ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े,
तो वी कैन से इट वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बिटरली यूज हो सकता है कोल्ड के साथ। और पिच डार्क का मतलब घना अंधेरा, तो वेरी डार्क की जगह अपन पिच डार्क यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, वेरी कोल्ड के साथ यूज हो रहा है ठीक है, और वेरी डार्क के साथ भी यूज हो रहा है ठीक है, लेकिन बिटरली आपका कोल्ड के साथ यूज होगा, बिटरली आपके डार्क के साथ यूज नहीं होगा। ये क्लियर है, ये भी ध्यान रखना। पिच डार्क के साथ कोलोकेट होगा, कोल्ड के साथ ही होगा, पिच कोल्ड नहीं होगा आपका, तो ये इसके साथ यूज होगा। लेकिन थोड़ा बहुत ही अच्छा इंप्रेशन या इम्प्रेसिव कोलोकेशन से ये अच्छा लगेगा, कुछ हटके होगा। तो दूसरा यूज ये हो गया, आपको अल्टरनेटिव वे देते हैं कहने का, ताकि अच्छा इंप्रेशन बढ़े, इम्प्रेसिव आपकी स्पीकिंग या राइटिंग हो जाए। दूसरा और क्या यूज है कोलोकेशंस का, टू इम्प्रूव योर स्टाइल इन राइटिंग, राइटिंग में काफ़ी आपका इम्प्रूवमेंट ला देता है, कुछ अच्छा इम्प्रेसिव लगता है कि भाई हाँ सामने वाले ने बहुत अच्छा यूज़ किया है वर्ड्स का। इंस्टेड ऑफ सेइंग पॉवर्टी कॉजेज क्राइम, जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि जो गरीबी है ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग अगर हम इसके जगह कहना चाहें कि जैसे गरीबी जो है वो क्राइम पैदा करती है, ठीक है, या गरीबी से जो है क्राइम बढ़ता है, या क्राइम उत्पन्न होता है, एक ही बात है। वी कैन से, हम ऐसा भी कह सकते हैं इसकी जगह कि पॉवर्टी ब्रीड्स क्राइम, पॉवर्टी ब्रीड्स का मतलब जन्म देती है, ठीक है, क्राइम को, तो ये भी अपन बोल सकते हैं। तो कॉजेज क्राइम का मतलब है कि पॉवर्टी कारण होती है क्राइम का, यानी क्राइम जो है पॉवर्टी से आता है। अगर गरीबी है तो लोग ज़्यादा क्राइम करेंगे, क्योंकि पेट तो सभी को भरना है। तो ब्रीड्स भी यूज़ हो सकता है, ब्रीड का मतलब जन्म देना होता है, तो पॉवर्टी जन्म देती है, एक अच्छा मतलब वर्ड का यूज़ है आपको। इंस्टेड ऑफ सेइंग बिग मील, अगर कोई बड़ी दावत है तो बिग मील की जगह यू कैन से सबस्टेंशियल मील भी यूज़ कर सकते हैं, दावत, ठीक है, कोई अच्छा खाना, बड़ी दावत, सबस्टेंशियल मील भी यूज़ हो सकता है। तो वर्ड को चेंज कीजिए, चेंज होने से इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, निखार होगा आपकी इंग्लिश में, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। अगर कोई मिल भी जाता है तो समझ में आ जाएगा भाई ये मीन है, नहीं तो समझते रहो सबस्टेंशियल मील पता नहीं क्या है। या यू may not need or want to use these in informal conversations, आपको जो है ज़रूरत नहीं होगी, आप नहीं यूज़ करना चाहोगे इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, बट इन राइटिंग दे कैन गिव यू मोर टेक्स्ट, मोर वेराइटी, ठीक है। नॉर्मल में ये इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज़ तो नहीं होंगे, ये अच्छे अच्छे वर्ड हैं आपके, ये इम्प्रेसिव है, आप ये भी नॉर्मल वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मोस्टली आपके इनफॉर्मल में यूज़ नहीं होंगे, कर भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट इन राइटिंग they can give your text more variety and make it reader better। लेकिन रिटर्न में अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके पढ़ने वाले पर काफ़ी इम्प्रेशन पड़ेगा, और अच्छा लगेगा उसको पढ़ने पर, भाई किसी ने कुछ लिखा हुआ है। दिस बुक इंक्लूड्स नोट्स अबाउट फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी वेयर wherever the collocations are separately formal and informal, जहाँ ये दिया गया है आपको, ठीक है, कि कॉलोकेशंस जो है फॉर्मली और इनफॉर्मली कैसे यूज़ होंगे, स्पेशली कौन सा फॉर्मल में यूज़ होगा, कौन सा इनफॉर्मल में यूज़ होगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी अभी, कॉलोकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, उनका यूज़ कैसे होगा आपका, ईडियम्स क्या होते हैं, हमें कॉलोकेशंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलोकेशंस वोकेबलरी का, बहुत सारी चीज़ें, फ्रेजल वर्ब है आपकी, आपके फिक्स एक्सप्रेशंस हैं, ईडियम्स हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे देखेंगे। अब एक्सरसाइज आ गई आपकी, एक्सरसाइज आपको करना है कि इसमें क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, अगर आपने ये सही तरीके से पढ़ा तो इन्होंने ये पूछा है, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इन्होंने पूछा है। तो पहला आपका क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ अ कॉलोकेशंस, बताइए कॉलोकेशन क्या होता है, कॉलोकेशन क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि अ कॉलोकेशन इज अ पेयर और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
which are often used together in a, ये कह लीजिए, which sounds natural to native speaker of English, कि जो है एक नेटिव स्पीकर के लिए नेचुरल साउंड होता है। कहने का मतलब है कि ये नेटिव स्पीकर के लिए नेचुरल सेंस देता है। विच ऑफ दीज वर्ड्स फास्ट कोलोकेट विद, फास्ट किसके साथ कोलोकेट होगा, इसमें बोलिए किसके साथ यूज होगा। तो फास्ट आपका एक तो कार के साथ यूज होगा, फास्ट कार होगा आपका, और फास्ट फूड होगा आपका, दो के साथ कोलोकेट होगा आपका फास्ट फूड। ग्लेंस और मील के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने बोला विच ऑफ दीज वर्ड्स डज फास्ट कोलोकेट विद, किसके साथ फास्ट कोलोकेट होगा। विच ऑफ दीज आर कंपाउंड्स, इसमें कौन से कंपाउंड नाउन है। तो इसमें ये तो क्लियर दिख रहा है कि हाइफन है, ये कंपाउंड नाउन है, नैरो माइंडेड, क्लियर है आपका। कंप्यूटर वर्ड है आपका, कंपाउंड नाउन नहीं है। टी पॉट आपका क्या है, यहाँ पर ही हो गया कंपाउंड नाउन, टी और पॉट। ठीक है, अब ये आपका जो, ये क्या है, ये आपका कंपाउंड नाउन नहीं है, ये कोलोकेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एडजेक्टिव काम नहीं। एशियन मोनूमेंट, ये कंपाउंड नाउन नहीं है, एशियन एडजेक्टिव है, ये मोनूमेंट आपका नाउन है। तो ये कोलोकेशन दो सॉरी कंपाउंड में दो नाउन होते हैं, दो नाउन मिलकर एक अर्थ निकालते हैं, इसमें दो नाउन नहीं है। एशियन आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है आपका, इसीलिए ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड में दो नाउन होंगे आपके, ध्यान रखना। आगे देखिए, कार पार्क, ये है आपका, कार नाउन है, पार्क नाउन है, ये दोनों नाउन होने चाहिए कंपाउंड में, तो ये कंपाउंड है आपका। तो कौन सा कंपाउंड हो गया, एक ये कंपाउंड हो गया, एक ये नाउन नैरो माइंडेड हो गया, ये टी पॉट हो गया आपका, ये नहीं आपका। और ये तो आपका एक वर्ड है, दो वर्ड नहीं है इसमें, कोई कम और प्यूटर नहीं है कोई दो, जैसे ये टी पॉट है, ये पूरा ही एक वर्ड है आपका। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी कॉल expressions like pass the buck and be over the moon। तो ये आपका जो है, ये किस प्रकार का एक्सप्रेशन है आपका, यानी क्या है ये, कोलोकेशन है पास द बक और बी ओवर द मून, क्या चीज है ये, कोलोकेशन है आपका, कंपाउंड है या ईडियम है, बताइए। ये आपका ईडियम है, पास द बक जैसे आपने पीछे पढ़ा हुआ था, और बी ओवर द मून। ठीक है, तो ये आपका ईडियम है, ध्यान रखना। इसका अर्थ मन निकाल लेना कि चांद के पार, चांद के पार, यहाँ कोई और मीन है उसका। चलिए देखिए, मेक 10 कोलोकेशंस फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स, इस बॉक्स में से आपको 10 कोलोकेशंस बनाना। ठीक है, बनाना है आपको। तो यह एफर्ट के लिए मेक यूज होगा। ठीक है, हमने कहा है मेक, ये वाला, ये रहा मेक, किसके साथ कोलोकेट होगा, एफर्ट के साथ। ठीक है, मेक एन एफर्ट। मेक मिस्टेक का ये भी यूज होगा, मेक, फिर दो और कई है मेक, हाँ ये मेक है, वो किसके साथ यूज होगा, मिस्टेक के तरह। हाँ ये रहा, मिस्टेक के नीचे ये मेक मिस्टेक हो गया। ठीक है, पावरफुल इंजन, ये पावरफुल, ये रहा इंजन किधर है, इंजन आपका, इंजन, हाँ ये रहा, ये इंजन के साथ यूज होगा। नेक्स्ट आपका है ब्रेकफास्ट, किधर है ब्रेक, ये ब्रेकफास्ट है, और ये है किसके साथ यूज होगा, तो हैव, हाँ हैव के साथ यूज, हैव ब्रेकफास्ट यूज होगा आपका। ठीक है, और ये आपका टीवी, ये रही वॉच टीवी, पास में ही है, वॉच टीवी यूज होगा। एशियन मॉन्यूमेंट, ठीक है, मॉन्यूमेंट ये रहा, एशियंट किधर, ये रहा, तो ये इसके साथ यूज हो जाएगा। ये आपको कॉलोकेशन बनाने हैं, आपको कौन सा वर्ड किसके साथ नेचुरली यूज होंगे। अब मील आपका, ये रहा आपका मील, सबस्टेंशियल मील, ठीक है, ये इसके साथ चला गया। नेक्स्ट आपका यूज होगा आपका कोल्ड है, जैसे तो बिटरली आप यूज करें, आप बिटरली कोल्ड यूज होगा आपका, तो बिटरली आपका ये
हाँ, बिटरली आपका ये है और कोल्ड आपका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, बिटरली कोल्ड हो गया और डार्क भी इधर है, तो पिच डार्क यूज़ हो जाएगा आपका, पिच डार्क यूज़ हो गया, ठीक। और फोरबिडन रह गया इसमें, फोरबिडन, तो स्ट्रिक्टली फोरबिडन यूज़ होगा, यानी बिल्कुल सख्ती से मना है, ठीक है। तो ये आपके कॉलोकेशंस हो गए, ठीक है। कॉलोकेशंस जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वर्ड का, जो नेचुरली यूज होगा वर्ड के साथ, क्लियर है। अब आगे देखेंगे अपन, आगे इन्होंने क्या बोला है। आर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट कॉलोकेशंस ट्रू और फॉल्स। कॉलोकेशंस के लिए स्टेटमेंट आपके ट्रू या फॉल्स हैं, ये आपको बताना है। लर्निंग कॉलोकेशन विल मेक योर इंग्लिश साउंड मोर नेचुरल, ठीक है भाई, ये पहला। लर्निंग कॉलोकेशन विल हेल्प यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ वैरायटी ऑफ वे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी कॉलोकेशन लर्न करना आपकी इसमें हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक अलग तरीके से पेश करते हैं, वैरायटी, तो वो भी ठीक है। लर्निंग कॉलोकेशन विल मेक योर इंग्लिश साउंड मोर नेचुरल, कॉलोकेशन लर्न करके यानी इनका यूज़ करके आप अपने इंग्लिश को मोर नेचुरल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग कॉलोकेशन विल हेल्प यू टू राइट बेटर इंग्लिश, बिल्कुल ठीक है, अच्छी आपकी राइटिंग और स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, राइटिंग अच्छी हो जाएगी। यूजिंग कॉलोकेशन प्रॉपरली विल गेट यू बेटर मार्क्स इन एग्ज़ाम, ठीक है। अब यू आपके जो है, अगर ये प्रॉपर तरीके से सही यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे मार्क्स आ सकेंगे आपके, ठीक है, तो ये भी ठीक है भाई। यू विल नॉट बी अंडरस्टूड अनलेस यू यूज़ कॉलोकेशन प्रॉपरली, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से कॉलोकेशंस का यूज़ नहीं करते, कोई दूसरा वर्ड अगर आप यूज़ कर लेते तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बोला समझ तो सकते हो, लेकिन आपका नेचुरल तरीका नहीं होगा, वो ऑड लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत है, ये फर्स्ट 4 आपके सही है, फिफ्थ आपका नहीं है। अब आगे देखिए 1.4 में, पुट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स इनटू द करेक्ट कैटेगरी इन द टेबल बिलो। अब इसमें कंपाउंड छाड़ना है, कौन सा है कंपाउंड, कौन सा आपका कॉलोकेशन है और कौन सा आपका ईडियम है, इसमें से आपको छांटना है। तो कंपाउंड छांटते हैं पहले, कंपाउंड में टी पॉट आ जाएगा, ठीक है, ये टी पॉट कंपाउंड में जाएगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन है, दो नाउन। की रिंग आपका दोनों नाउन है, और आपके किस में जाएंगे, ये भी इसमें ही जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए चेक पॉइंट, चेक और पॉइंट, ये भी इसमें जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका। अब कॉलोकेशन देखिए, कॉलोकेशंस में मेक अ मिस्टेक, ये कॉलोकेशन में जाएगा आपका, ठीक है, मेक अ मिस्टेक हो गया। और हैवी स्नो भी जाएगा इसमें, हैवी स्नो हो गया आपका, कॉलोकेशन ही है, ध्यान रखना आपका, ठीक है। लाइव म्यूजिक ये इसमें जाएगा, कंपाउंड नाउन में, ये कॉलोकेशन में ही जाएगा। और आपका बिटरली डिसअपॉइंटेड, ये आपका कॉलोकेशन में जाएगा, क्योंकि बिटरली डिसअपॉइंटेड ही होता है, ठीक है, ये इसके साथ ही कॉलोकेट होगा, ठीक है। और आपका वैलिड पासपोर्ट, ये ठीक है, ये इसमें ही जाएगा, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट के साथ यूज ही होगा, ये हो गया। अब ऐसा कुछ जो कुछ अलग हटके मीनिंग दे, जो समझ में नेचुरली ना आए, जैसे अ स्टॉर्म इन अ टी कप, तो ये मत कहना कि मेरे टी में तूफान आ गया, नहीं, इसका कुछ और ही यूज़ है आपका, मीन है आपका, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ये इडियम है आपका। पुल समबडीज लेग, किसी के लेग को खींचना, ऐसा नहीं कि खींच के तोड़ देना, नहीं, ऐसा कुछ अर्थ नहीं है उसका, किसी की टांग खींचना, तो ये इडियम है आपका। क्लियर हो गए, सभी यूज हो गए। दोबारा फिर देख लेना और यूज करना उसको। नेक्स्ट आप देखिए एक्सरसाइज आपका, इसमें अंडरलाइन करने हैं द कॉलोकेशन इन द टेक्स्ट, इसमें कॉलोकेशन छांटना है केवल, और ना ईडियम ना कंपाउंड देखना है आपको, केवल कॉलोकेशंस ही छांटना है आपको, और कुछ नहीं छांटना है, ना ईडियम का यूज करना है ना किसी और का यूज करना है, क्लियर है। चलिए देखिए
When I left university, I made a decision to take up a profession in which I could be creative. यूनिवर्सिटी से निकलने या छोड़ने या यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक ऐसा प्रोफेशन चूज करूँगा जिसमें आई कुड बी क्रिएटिव, जिसमें मैं थोड़ा क्रिएटिव बन सकूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, कोलोकेशन, तो यू लेफ्ट यूनिवर्सिटी होगा, यूनिवर्सिटी लेफ्ट होती है, ठीक है, ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी अब ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना, लेफ्ट यूनिवर्सिटी का मतलब वहाँ से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। दूसरा आपका मे का डिसीजन, तो मेड अ डिसीजन हो जाएगा, ये कोलोकेशन से आपके। अब कोई प्रोफेशन चूज करना तो टेक अप अ प्रोफेशन यूज होगा, ये कोलोकेशन है आपका, ध्यान रखना। ये हो गया। अब आगे देखिए, प्ले गिटार होगा, प्ले जो है गिटार के साथ यूज, बजाने के लिए प्ले यूज होगा, ठीक है, और कोई वर्ड यूज नहीं होगा गिटार के साथ बजाने के लिए, ठीक है। और कोलोकेशन, रिटर्न एनी सॉन्ग, राइट सॉन्ग यूज होगा, सॉन्ग को लिखने, सॉन्ग को बनाने के लिए जो भी है, राइट सॉन्ग्स यूज होगा, ध्यान रखना। मेक सॉन्ग यूज नहीं होगा, राइट सॉन्ग यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा मेक सम रिकॉर्ड, मेक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बनाने के लिए मेक यूज होगा और कोई वर्ड यूज नहीं होगा, मेक रिकॉर्ड। और इसमें हैवी कोल्ड, ठीक है, कंपाउंड है, हैवी कोल्ड, but I had a rather heavy cold, so I didn't sound good. हैवी कोल्ड का मतलब ज़्यादा सर्दी होना, सर्दी जुकाम हो जाना, क्लियर है। तो ये हो गया आपका। आगे नीचे देखिए और आपको मिलेंगे कंपनी वेटेड देम बिकम फेमस, ये भी आपका कंपाउंड है, फेमस होना तो बिकम ही लगेगा आपका, बिकम फेमस। और जॉब लेने के लिए गेट अ जॉब, आई गॉट अ जॉब इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, क्लियर है। तो ये आपके कोलोकेशन पे आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 9 कोलोकेशन हैं इसमें, क्लियर है। तो इसे पढ़ लेना। जब व्हेन आई लेफ्ट यूनिवर्सिटी, जब मैंने यूनिवर्सिटी से निकला या छोड़ी, मैंने डिसीजन लिया था कि मैं एक ऐसा प्रोफेशन चूज करूँगा जिसमें थोड़ा क्रिएटिव हो जाऊँ। आई कुड प्ले द गिटार, मैं गिटार बजा लेता था, बट आई हैड नेवर रिटन एनी सॉन्ग, लेकिन कभी मैंने कोई गाना नहीं, ठीक है, गाया था या रिकॉर्ड किया था, ठीक है। नॉनदलेस के बावजूद आई डिसाइडेड टू बिकम अ सिंगर, सिंगर सॉन्ग राइटर, मैंने डिसाइड किया मैं सिंगर बनूंगा, राइटर, गाना लिखूंगा या गाना रिकॉर्ड करूंगा। आई मेड सम रिकॉर्ड्स, मैंने कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए, बट आई हैड अ रेदर हैवी कोल्ड, लेकिन मुझे हैवी कोल्ड हो गया था, सो आई डिडंट साउंड गुड, इस वजह से मेरी आवाज़ ठीक नहीं थी। आई मेड सम मोर, मैंने कुछ और भी बनाए, एंड सेंड देम टू रिकॉर्ड कंपनी, और गाने मैंने रिकॉर्ड किए, उसके बाद मैंने वो रिकॉर्ड कंपनी को सेंड कर दिए, एंड वेटेड फॉर देम टू रिप्लाई, तो फिर मैंने इंतज़ार किया उनके कोई रिप्लाई का कि मुझे कॉल करे, बुलाए। सो वाइल आई वॉज वेटिंग टू बिकम फेमस, इसलिए मैं इंतज़ार करने लगा कि अपनी फेमस होने का। आई गॉट अ जॉब इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, और जब तक मैंने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम किया, दैट वॉज 5 years अगो, ये सब जो है 5 साल पहले की बात है। आई एम स्टिल डूइंग द सेम जॉब, मैं वही काम कर रहा हूँ फास्ट फूड कंपनी में। देखिए पीछे पिक्चर को देख दिख भी रहा होगा, ये किसी फूड कंपनी में काम कर रहा है, क्लियर हो गया। ये आपके कोलोकेशन हैं। तो इस यूनिट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे फाइंडिंग करें, रिकॉर्ड बनाएं, या लर्निंग कोलोकेशंस को कैसे लर्न करें,
कैसे पता करेंगे, रिकॉर्ड कैसे रखेंगे उसका, और कि सीखने का तरीका क्या है कोलोकेशंस का, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको होगा। क्लियर है आपको? ठीक है, आज इस क्लास में इतना ही। दूसरा वीडियो फिर बनाएंगे इसमें सेकेंड यूनिट का। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर योर इंग्लिश नॉलेज, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।